आज की क्लास में हम लोग हायर एजुकेशन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ये आपका नेट के एग्ज़ाम की एक अलग और स्पेशल यूनिट ही है। अब इसमें जो चीज़ें पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में है उसमें जो तीन चीज़ें प्रमुख हैं। पहला तो आप प्राचीन शिक्षा पद्धति और परंपरा पढ़ना है, ये आपका एक है। दूसरा आधुनिक शिक्षा, तीसरा उच्च शिक्षा से संबंधित एजेंसियां और जो चौथा है विश्वविद्यालय, प्रशासन, प्रकार और विशेषताएं। और एक टॉपिक उच्च शिक्षा की प्रकृति, नवाचार एवं विकास। इन 5 टॉपिकों को मिला जुला करके आपका जो हायर एजुकेशन सिस्टम में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हैं। अब इसमें से आज जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूरा सिलेबस में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उस पर डिस्कशन किया जाएगा। बाकी चीज़ें आप अपने किताब को पढ़ते रहिए, उससे आपको समझ में आएंगी। तो आज जो ये टॉपिक है यही 5 टॉपिक पे आपको मेनली पढ़ाया जाएगा। देखिए हायर एजुकेशन में सबसे पहले हायर एजुकेशन जब शुरू हो रहा है तो सबसे पहले ये जो आपकी शिक्षा, तो आप जानते हैं क्या है, उच्च शिक्षा क्या है। देखिए हमारे यहाँ शिक्षा के 3 स्तर हैं, प्राथमिक, दूसरा माध्यमिक और तीसरा उच्च शिक्षा का स्तर। तो ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर है। पहली बात तो ये जान लीजिए कैसा स्तर है, तृतीयक। और ये तृतीयक स्तर ऐसा होता है, हायर एजुकेशन आपका क्या है, अनिवार्य ना होकर के कैसा है, ऐच्छिक है। ये दोनों स्तर आपके कंपलसरी होते हैं। कंपलसरी कहने का मतलब ये अनिवार्य स्तर की तरह होते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा का स्तर ऐच्छिक होता है। ठीक, अब उच्च शिक्षा में पढ़ाया क्या जाता है, ध्यान दीजिए। जो आपका उच्च शिक्षा है उसको हम कह सकते हैं, ये सारे विषय पे डिपेंडेंट वाली चीज़ें नहीं है। ये क्या है, किसी भी विषय का विशद, विशेष और जो गहन अध्ययन होगा, अध्ययन, आप इसी को कह सकते हैं सूक्ष्म अध्ययन। सूक्ष्म अध्ययन, ठीक है, बात समझिए। देखिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तो आप जानते हैं। उच्च शिक्षा शिक्षा का तृतीयक स्तर है, ऐच्छिक स्तर है। दूसरी बात, किसी भी ज्ञान का विशद, विशेष या सूक्ष्म या गहन अध्ययन करता है। और ये आजकल का जो हमारा उच्च शिक्षा का जो मेन फोकस है वो किस पे है, कौशल विकास पे और नवाचार पे, इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पहला तो स्किल डेवलपमेंट और दूसरा इनोवेशन पे। अब हायर एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। स्नातक से उच्चतम उपाधि तक हायर एजुकेशन का जो सेक्टर वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रेजुएशन लेवल से जो आपका हाईएस्ट डिग्री आप कह सकते हैं वहाँ तक जाता है। अब इसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, डीलिट वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें। हायर एजुकेशन में आपके व्यावसायिक कोर्स भी आते हैं और ऐसे बाकी कोर्स भी आते हैं। तो मेन हायर एजुकेशन है क्या, वो है। दूसरी बात, जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है वो दुनिया का अमेरिका और चीन के बाद, यूजीसी ने 1-2 बार पूछा भी है, अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा शिक्षा तंत्र है। हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो अमेरिका, चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा हायर एजुकेशन सिस्टम है। अब इसमें बाकी जो चीज़ें पढ़नी है, ये तो आपके हायर एजुकेशन का जो मेन थीम है वो ये है।
अब इतना आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम आपको स्टार्टिंग करते हैं प्राचीन शिक्षा पद्धति से आधुनिक की तरफ। देखिए जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, देखिए भारत बहुत पहले से एक उन्नत राष्ट्र रहा है। ध्यान दीजिएगा, भारत क्या है, भारत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पहले से क्या है, उन्नत राष्ट्र रहा है। तो हमारा उन्नत राष्ट्र था, तो इस वजह से हमारा जो पुराना है एंशिएंट टाइम का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही डेवलप था। अब आपको पूरा डेवलप था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाना। देखिए इसमें जो चीज़ें प्रमुख हैं उसको समझिए। तो हमारा जो प्राचीन शिक्षा पद्धति पढ़नी है, शिक्षा प्रणाली, इसमें जो बेसिक चीज़ें, पहले हमारी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली है वो डिपेंड किस पे थी, हमारी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी वो आदर्श और मूल्य केंद्रित थी। सबसे पहले तो यही देख लीजिए, आदर्श और मूल्य केंद्रित थी। दूसरी बात, हमारे यहाँ किस पद्धति का अनुसरण करते थे, गुरुकुल पद्धति का। तीसरी बात, हमारे यहाँ भौगोलिक से लेकर के वेद से लेकर के जितने भी सैन्य संबंधी और जितने भी विषय थे उस समय के वरिष्ठ, उन सब की क्या होती थी, अध्ययन और अध्यापन हुआ करता था। देखिए हमारे शिक्षा पद्धति, जब कोई चीज़ आदर्श है, जब आदर्श में बांध दी गई तो कैसी हो जाती है, मानक, अनुशासित, दृढ़। जब किसी चीज़ को हम एक आदर्श मान करके बांध लेते हैं तब वो चीज़ मानक, अनुशासित और दृढ़ हो जाती है। और जब ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं तो ये सामान्य वर्ग को नहीं मिल करके उसके योग्य या उसके उत्तराधिकारी विशेष वर्ग को प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा, विशेष वर्ग। तो हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली के बहुत से क्या थे, आयाम थे। अब उसमें जो चीज़ें थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो बता दे रहे हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कार, 4 वेदों का अध्ययन, आश्रम पद्धति, इसी को आप गुरुकुल पद्धति भी कह सकते हैं। और चौथा, अंतःवासी छात्र या विद्यार्थी। ये 4 चीज़ें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एकदम प्राचीन शिक्षा पद्धति में मानी जाती हैं। अब इसमें जो और बाकी चीज़ें हैं वो भी देख लीजिए। हमारे यहाँ ज्ञान को देखिए परा और अपरा टाइप से देखा गया। परा वैसे कैसा होता है, श्रेष्ठ ज्ञान, किससे, अपरा से। ये इससे क्या है, निम्न ज्ञान है। परा ऐसा ज्ञान होता था जो वेदों और वेदांगों पर आधारित था। जो वेद वेदांग से हम ज्ञान प्राप्त करते थे वो परा था, उच्च था, श्रेष्ठ था। और निम्न ज्ञान क्या था, इसको हम कह सकते हैं जीवन या व्यवहार से प्राप्त ज्ञान। तो ये चीज़ें बताने में एक चीज़ समझिए, ये जो शिक्षा पद्धति थी और आज की शिक्षा पद्धति में अंतर है। अब हमारे यहाँ जीवन और व्यवहार से प्राप्त ज्ञान क्या है, श्रेष्ठ है, वेद वेदांग से प्राप्त ज्ञान से आधारित। हमें व्यवहारिक ज्ञान इस समय ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब इसमें जो यूजीसी की दृष्टि से एक चीज़ है कि हमारे यहाँ जो प्राचीन शिक्षा के विश्वविद्यालय या श्रेष्ठ केंद्र थे उनके कुछ नाम ध्यान लीजिए। तो 5-7 चीज़ें हैं, उनको भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए, तक्षशिला, पहला जो हम केंद्र मान सकते हैं वो है तक्षशिला। तक्षशिला आपको पता ही है गंधार की राजधानी थी और यहीं पे तक्षशिला विश्वविद्यालय था। अब ये इसका समय था 7वीं शताब्दी। वेनसोंग ने, जो चीनी यात्री था, उनने इसका जिक्र किया है अपनी किताब में। तो तक्षशिला हमारे यहाँ का प्रमुख विश्वविद्यालय था जो कि गांधार में स्थित था, 7वीं शताब्दी का। वेनसोंग ने इसका जिक्र किया है। अब यहाँ पे जो प्रमुख आचार्य हुआ करते थे, व्याकरण के आपको पता ही है, कौटिल्य यानी कि चाणक्य अर्थशास्त्र के रचयिता थे, और चरक आयुर्वेद के। ये तीनों यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हैं जिनका नाम आपने भी सुना होगा। ठीक,
देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताएंगे, जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं और उसको बताया जाएगा। यहाँ पे जो मेन शिक्षा दी जाती थी, वैसे सभी चीज़ की दी जाती थी, लेकिन धर्म और सैन्य की शिक्षा के लिए ये प्रसिद्ध था। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले विश्वविद्यालय की तरफ। दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा विश्वविद्यालय है जिसको अभी खोला गया, तो कौन सा है? नालंदा। नालंदा को दोबारा रीओपन कर दिया गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये बिहार में है, राजगृह। तो नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस था, और इसमें ये जो विश्वविद्यालय था ये भी हमारे यहाँ के प्राचीन शिक्षा पद्धति, अपने पुस्तकालय और बाकी चीज़ों के लिए बहुत ही फेमस था। और यहाँ पे जो पद्धति थी वो श्रेष्ठ विश्वविद्यालय पद्धति मानी जाती थी। विश्वविद्यालय में जो श्रेष्ठ पद्धति आज भी अपनाई जाती है तो वो नालंदा में मिलती थी। और बौद्धों के आकर्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र भी था। अगला वल्लभी जो था भारत के पश्चिमी भाग में स्थित था, मतलब गुजरात साइड, भारत के पश्चिमी भाग में स्थित था। और इसमें जो प्रमुख शिक्षा व्यवस्था थी वो आचार्य गुरुकुल पद्धति की थी। देखिए इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट, और ये किस जगह स्थित है यही इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत ज़्यादा आपसे इसमें डीप में जाकर के नहीं पूछेगी यूजीसी, अगर पूछा भी तो। इसके बाद विक्रमशिला। ये मगध में थी। आप इसमें जो था कि ये विक्रमशिला इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि अगर पूछ दे कि तिब्बत के लोग या बौद्ध मत के लोगों के आकर्षण का केंद्र थी। और यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो आपका विश्वविद्यालय संगठनात्मक और औपचारिक टाइप की थी। ठीक है, इसके बाद पिछले बार आपसे एग्ज़ाम में आ गया था नादिया शिक्षा का केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो एक चीज़ जान लीजिए, जो आपका नादिया है ये 3 केंद्र का सामूहिक रूप माना जाता है। ये क्या है? बंगाल में स्थित था। ये बंगाल में स्थित था, और इसमें ये याद किया जाता है अपने तर्कशास्त्र के अध्ययन के लिए। तर्कशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है मिथिला जो शिक्षा का केंद्र था, ये न्यायशास्त्र और ब्राह्मणवादी विचारधारा के लिए प्रसिद्ध था, और ये बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला उच्च शिक्षा का केंद्र था। अब अगर आपसे आ जाए एग्जाम में, मान लीजिए मैंने 5-6 बताए, अगर आ जाए उज्जैन, तो उज्जैन आपको पता है कि उज्जैन जो शिक्षा का केंद्र था वो खगोल और गणित के लिए प्रसिद्ध था। गणित के लिए, ठीक। अब इसके अलावा जगदला भी कहाँ पे है? जगदला शिक्षा का केंद्र भी बंगाल में था। और एक और केंद्र भी बता देते हैं। चलिए इतने केंद्र आपके लिए बहुत होंगे। अगर इसमें से आ गया तो अब बता देंगे कि किस जगह पे कौन सा केंद्र था। अब इसमें जो हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति थी उसमें एक चीज़ था कि 12 वर्ष अध्ययन करने, ये आसान है इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि देखिए आपको 12 का बस गुणा याद करना है। 12 वर्ष अध्ययन करना है, 24 वर्ष, 36 वर्ष, 48 वर्ष। जो 12 वर्ष तक अध्ययन करेगा उसको स्नातक की उपाधि दी जाती थी, या एक वेद का अध्ययन करने वाला। देखिए या तो 12 वर्ष अध्ययन करना, एक वेद का अध्ययन करना, स्नातक। 24 वर्ष अध्ययन करना वाले को वसु कहते थे, 2 वेद का अध्ययन करना। 36 वर्ष वाले को रुद्र कहते थे, 3 वेद का अध्ययन करना। 48 वर्ष अध्ययन करने वाले को आदित्य कहते थे, 4 वेदों का अध्ययन करना।
तो मान लीजिए अगर आपसे गलती से एग्जाम में पूछ दिया कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ उपाधि है, तो आदित्य हो गई, सबसे न्यूनतम स्नातक हो गई वसु रुद्र। तो आपको पता है एक वेद को अध्ययन करने वाला स्नातक या 12 वर्ष अध्ययन करने वाला स्नातक, 2 वेद वाला वसु या 24 साल अध्ययन करने वाला वसु, 3 वेद का अध्ययन करने वाला रुद्र या 36 वर्ष अध्ययन करने वाला रुद्र, 4 वेदों का अध्ययन करने वाला आदित्य या 48 वर्ष पढ़ने वाला आदित्य। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान था इसलिए इसको बता दिए। अब जो हमारा आधुनिक भारत की शिक्षा पद्धति है, अगर मान लीजिए उसमें से आपको क्रम पूछ दे कि कौन सा आयोग पहले बाद में, तो उसके लिए भी आप कुछ चीज़ें जान लीजिए और एक एक लाइन उसके बारे में बता देंगे कि कौन सा आयोग किससे संबंधित है। तो जो आपके आयोग हैं वो किससे किससे संबंधित हैं। हमारा जो आधुनिक शिक्षा पद्धति होती है, आधुनिक शिक्षा कहने का मेरा तात्पर्य सीधे सीधे है कि भारत के पुनर्जागरण से, पुनर्जागरण का मतलब ब्रिटिश काल या अंग्रेजों का शासनकाल। तो सीधी सी बात है, हम 1800 के बाद की बात कर रहे होंगे, तो उसके बाद जो हमारे यहाँ अधिनियम, चार्टर या समिति जो भी आई, उनके विषय में बात की जाएगी। तो आधुनिक शिक्षा को हम 2 भागों में बांटते हैं वैसे। पहला तो होता है ब्रिटिश काल की और दूसरा होता है स्वतंत्रता पश्चात की। तो हमें इन्हीं 2 भागों में पढ़ना होता है, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता पश्चात। तो पहला पढ़ाएंगे ब्रिटिश काल और दूसरा होगा स्वतंत्रता पश्चात। तो पहले का जो स्टार्टिंग होती है वो 1813 से हम मानते हैं। जितने महत्वपूर्ण, देखिए सारे नहीं बताएंगे, जो महत्वपूर्ण है केवल उतनी ही चीज़ें बताएंगे। पहला 1813 में चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट कहते हैं। तो जो चार्टर एक्ट था वो शिक्षा से संबंधित एक्ट था। इसमें जो विशेषता थी, अगर आपसे एग्जाम में पूछा ईसाई धर्म का प्रचार, या फिर देखिए ईसाई धर्म के प्रचार के लिए याद किया जाता है, और साथ ही एक अनुशंसा की गई थी इसमें कि वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए। ठीक है, तो 2 अनुशंसाएं इसकी मानी जाती हैं, याद कर लीजिएगा। पहला हो गया। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है, देखिए इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वुड डिस्पैच। बहुत से लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। तो जो वुड डिस्पैच था, इसका समय है 1854, आपके 1857 की क्रांति से पहले। इसमें जो चीज मेन थीम थी वो थी जन शिक्षा, मतलब सभी लोगों तक जो शिक्षा है वो पहुँचे। तो जन शिक्षा की इसमें अनुशंसा की गई थी, और साथ में जन शिक्षा कैसी दी जाए, यूरोपीय ज्ञान से संपूर्ण हो, यूरोपीय शिक्षा का प्रसार किया जाए, जिससे भारत के लोग आधुनिक चीज़ों से जुड़ें। इसी आयोग, इसी डिस्पैच से 1857 में, जो 1857 का समय था, उस समय एक चीज़ की गई थी, वो आपको याद होगा, 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना। और उन तीनों के नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में 2 बार पूछ भी चुका है। वो 3 विश्वविद्यालय कौन से थे? मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये तीनों विश्वविद्यालय अभी भी राज्य विश्वविद्यालय केंद्र नहीं है, लेकिन हाँ, अगर पूछेगा भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, पुराने विश्वविद्यालय, तो मद्रास, कलकत्ता और बम्बई है। तो इन तीनों को याद रखिएगा, इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इसके बाद आता है हंटर आयोग। सारे नहीं लिखवाएंगे, जितने इंपॉर्टेंट हैं उसको जान लीजिए, कि अगर क्रम मिलाना भी आ गया तो आप बता देंगे, पहले चार्टर आया, फिर वुड डिस्पैच, फिर हंटर आयोग। हंटर आयोग 82-83 के करीब आया था, 1882-83 के करीब। तो इस आयोग में जो चीज़ था कि इस आयोग में जो प्राथमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा से, कहने का तो प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा को पृथक करने की बात की गई थी, कि हायर एजुकेशन और जो प्राथमिक एजुकेशन उनके बीच की विभाजक रेखा को अलग कर, मतलब बताया जाए। तो इसमें हंटर आयोग 1882 से 83 में आया था। और दूसरी बात थी, जो आपके महाविद्यालय हैं उनको विश्वविद्यालयों से जोड़ना, उनको विश्वविद्यालयों से जोड़ना। तो 2 इसकी प्रमुख बातें थी। पहला तो हायर एजुकेशन को प्राइमरी एजुकेशन से अलग करना, दूसरा महाविद्यालय को
विश्वविद्यालयों से जोड़ना, कहने का मतलब संबद्ध कॉलेजों का जो स्टार्टिंग है वो आपके हंटर आयोग से ही है। इसके बाद 1902 का विश्वविद्यालय आयोग, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लोग गलती कर देते हैं, जो आपका विश्वविद्यालय आयोग स्वतंत्रता के पश्चात बना था और ये जो बना था दोनों में अलग अलग है, तो लोग गलत कर देते हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा। ये विश्वविद्यालय आयोग बना था 1902 में, 1902 का भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। इसी से जुड़े थे आपके बंग भंग 1905 वाले लॉर्ड कर्जन। तो विश्वविद्यालय आयोग जो है लॉर्ड कर्जन इसी से जुड़े हुए थे, जो बाद में 1905 में बंग भंग आंदोलन होता है। इसमें जो था, इस आयोग ने अधिनियम अपना दिया था 1904 अधिनियम है, विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम जो आया था 1904 में आया था। अब इसमें कुछ विशेष नहीं, इन्होंने अलग अलग टाइप की जो राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में कुछ चीज़ें परिवर्तन की बात की थी, विश्वविद्यालयों का ढांचा और मजबूत करने की बात की थी। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग लॉर्ड कर्जन से जुड़ा है, 1904 में इसका अधिनियम आया था और ये आयोग बना था 1902 में। इसके बाद हार्टोग आयोग आया था 1929 में। तो इस आयोग में जो आपकी विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता और सुधार, मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा में की गुणवत्ता और सुधार की पेशकश की गई थी, इसके लिए संस्तुतियां थी इसमें। हार्टोग आयोग जो 1929 में आया। इसके बाद सप्रू कमेटी बनी थी 1934 में। सप्रू कमेटी 1934 में बनी थी, जो बेरोजगारी के सवाल को लेकर के डिपेंड की गई थी। ठीक, देखिए सारी चीज़ें नहीं बता रहे, जो चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट हैं केवल उतनी ही सी चीज़ बता रहे हैं, और बाकी जानकारी के लिए आप अपनी किताब पढ़ते रहिएगा। वर्धा शिक्षा आयोग आया 37 में। तो 1937 में आयोग आया था। इसके बाद सार्जेंट रिपोर्ट आई थी। तो सार्जेंट रिपोर्ट जो आई थी, इसमें जो शिक्षा दी जा रही है उसके भारतीयकरण पे, उसके भारतीयकरण की संस्तुति की गई थी सार्जेंट आयोग में। तो जो आयोग जितना देर में आएगा, ये 1944 में आया। इसके बाद यहाँ तक जो आपके आयोग थे वो अंग्रेजों के शासनकाल के आयोग हैं। अब जो आयोग बताएंगे या अब जो समिति बताएंगे वो सारे अब बताएंगे स्वतंत्रता के पश्चात के। इन सभी आयोगों में से आपका वो डिस्पैच इंपॉर्टेंट है, आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आयोग थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको ज़्यादा देखिएगा। अब इसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात जो हमारा आयोग था उसमें आपको पता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1948। इसके बारे में जितना पढ़े उतना कम होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, राधा कृष्णन आयोग। यूजीसी वगैरह बाकी चीज़ें आपको पता ही हैं, इसी आयोग की देन है। तो राधा कृष्णन आयोग आया और इसने बहुत से सुधार, विश्वविद्यालय शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन, बहुत सी चीज़ों की संस्तुतियाँ की। और यूजीसी का जो आपको वास्तविक स्थापना है इसी आयोग के तहत है। इसके बाद आता है आपका माध्यमिक आयोग। ये दूसरा आयोग था, माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसे कहते हैं। ये आया था 1952 में। तो ये 1952 में आया और इसके जो हेड थे वो मुदालियर साहब थे। एक बार आपके एग्ज़ाम पूछ चुका है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रमुख तो आपको नाम याद होना चाहिए, मुदालियर जी थे। इसके बाद आपका इसमें कुछ चीज़ें थी कि माध्यमिक शिक्षा 3 वर्ष के लिए, उच्च शिक्षा 4 वर्ष के लिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना, मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव, बहुत सी चीज़ें इन्होंने संस्तुतियाँ की थी। वो सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। अब इसके बाद जो आता है एक आयोग, राष्ट्रीय, जो कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे आप
कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो इसके हेड क्या थे? कोठारी जी थे। अब इसमें 64 से 66 के बीच ये पूरा चला था, 2 वर्ष का एकदम इन्होंने गहन अध्ययन था। और यही हमारे जो शिक्षा का एक बहुत ही गंभीर आयोग माना जाता है, जो हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति के विश्लेषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग माना जाता है ये। ठीक, तो इसमें बहुत सी चीज़ें थी। इसका जो मेन रिपोर्ट है वो क्या है? शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। इसका जो मेन थीम थी वो थी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। इसी पे इन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी, इसी पे इन्होंने रिपोर्ट अपनी तैयार की थी। टोटल इनका जो जितना भी आयोग का ढांचा था वो था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पे आधारित। तो इसमें यहीं से आपकी जो पहली शिक्षा नीति है NEP फर्स्ट, जो हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी है पहली, वो यहीं से आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग से। तो इसमें 10+2+3 का फार्मूला इसी से आया, त्रिभाषा सूत्र का फार्मूला, जो दोनों इंपॉर्टेंट है, वो इसी से आए थे। ठीक है, अब इसके बाद जो इतने आयोग आ गए, ये प्रमुख आपके जो आयोग थे। इसके बाद भी बहुत से आयोग आए हैं, जैसे यशपाल आयोग था, ज्ञान आयोग जिसके सैम पित्रोदा हेड थे, और भी बहुत से आयोग आए। तो इतनी शुरुआत के आयोग थे, बाकी चीज़ें अपनी देख लीजिएगा। अब जो हमें बताना है, जो प्रमुख एजेंसियां हैं उनको भी आप देखते हुए चलिए। जो आपकी उच्च शिक्षा से जुड़ी प्रमुख एजेंसी हैं उनमें देखिए जो चीज़ें हैं, बस नॉर्मल जल्दी से देखते जाइए। रूसा का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो ये रूसा है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013। ठीक, अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो समझ लीजिए। इसी से राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद, इसी अभियान से राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद, ये जो बना ये इसी से रिलेटेड है। अब इसमें क्या है, ये जो उच्च शिक्षा परिषद था, ये क्या है? उच्च शिक्षा से जुड़े संस्थान होंगे, उनको क्या है? वित्त पोषण के लिए, मेनली क्या है, ये वित्त पोषण करने हेतु आया। जिसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सामान्य राज्य का जो वित्त पोषण इन्होंने बांटा था वो था 65 और 35 का। केंद्र 65% देगी, राज्य 35% वहन करेगा, और विशेष राज्यों को केंद्र 90% खुद वहन करेगी और 10% वो राज्य वहन करेगा। तो मेनली ये इसी तरह जुड़ा था। रूसा 2013 में आया और इससे जुड़ा हुआ राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद। और ये क्या है? वित्त पोषण से मेनली क्या डिपेंड करता है, और वित्त पोषण कैसा? सामान्य राज्य को 65% केंद्र देगी और विशेष राज्यों को 90%। अब इसके बाद हीफा, इसके फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनके फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। ठीक है, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। तो ये जो एजेंसी थी ये अस्तित्व में आई नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 2016 में। अब जैसे ये क्या नाम है इसका? फाइनेंसिंग एजेंसी। तो फाइनेंस का मतलब आप जानते हैं वित्त से जुड़ा हुआ है, तो ये एजेंसी मेनली क्या है उच्च शिक्षा संस्थानों के वित्त संबंधी कार्यक्रम से जुड़ी होगी। ठीक, इसके बाद जो आपको बताना है वो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है NAAC, NAAC। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि UGC में कई बार आ चुका है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, देखिए। NAAC का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय, ये मूल्यांकन पे आधारित एक विशेष चीज़ है। ये मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन, मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन पे आधारित है ये।
तो मूल्यांकन एवं प्रत्यायन बोर्ड या काउंसिल का ही है, ठीक है। इसी पे आधारित है 1994। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बंगलौर में। ध्यान दीजिएगा, अधिकतर चीज़ों के मुख्यालय दिल्ली में होते हैं, लेकिन नैक का मुख्यालय बंगलौर में है। ये एक स्वायत्त निकाय है। स्वायत्त निकाय का मतलब स्वतंत्र निकाय है। ये कैसी बॉडी है? ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वायत्त निकाय है। अब ये मेनली किस वजह से है? तो ये गुणवत्ता, मूल्यांकन और सुधार पे डिपेंड करती है। यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। मूल्यांकन, गुणवत्ता और सुधार देखती है, और साथ में ग्रेड। नैक क्या करती है? ग्रेड प्रदान करती है। किस लिए? गुणवत्ता, मूल्यांकन और सुधार पे डिपेंड करके, ठीक। इसके बाद यूजीसी, और आपको यूजीसी के बारे में बहुत ज़्यादा ही पढ़ना चाहिए। तो यूजीसी तो आपकी बोर्ड है ही, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका राधाकृष्णन कमेटी के द्वारा इसका संस्तुति की गई थी। 1956 में, 1954 में बनी थी। 1956 में इसका विश्वविद्यालय, इसका अधिनियम आया था, ठीक। 54 में बन गई थी। और एक बार यूजीसी ने प्रश्न पूछ दिया था कि इसका जो यूजीसी था उसका जो औपचारिक उद्घाटन वगैरह किसने किया था, तो उस समय जो शिक्षा मंत्री रहे होंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने ही किया होगा। अब ये क्या है? एक स्वायत्त निकाय है। ये भी क्या है? एक स्वायत्त निकाय है। स्वायत्त निकाय का मतलब ये अपनी तरफ से इसके पास शक्ति होती है, स्वतंत्र होता है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उनके नाम आप याद कर लीजिएगा, और प्लस एक दिल्ली में। तो कुल मिलाकर के 7 हैं, 6 क्षेत्रीय हैं और एक दिल्ली, ठीक। और ये क्या करती है? तो इसके विषय में आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए। फंडिंग से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, यहाँ तक कि अनुसंधान, शोध, गुणवत्ता, इन सभी के जो चीज़ें हैं उन पे ध्यान केंद्रित करती है। देखिए, शिक्षण और शोध की मानकता का निर्धारण, अनुदान संबंधी, मान्यता देना संबंधी और बाकी नियम निर्धारण, ये सब यूजीसी भी करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र की यूजीसी करती है। इसके अलावा इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, एक दिल्ली, 7 टोटल हैं इसके कार्यालय, जिसमें 6 क्षेत्रीय और दिल्ली प्रमुख है, हेडक्वार्टर। इसके अलावा देखिए, इसके 6 हैं। एनसीटीई जो है आपका, एनसीटीई का नाम आपने सुना होगा, उसके 4 ही कार्यालय हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके 6 हैं, उसके 4 हैं। तो अब इसके बाद एनसीटीई, एनसीटीई का फुल फॉर्म, एनसीटीई का फुल फॉर्म राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, टीचिंग एजुकेशन, ठीक। अब देखिए, ये जो है शिक्षा परिषद, तो अध्यापक की शिक्षा परिषद पे आधारित है। अब इसमें जो प्रमुख चीज़ें हैं, इसके जो कार्यालय हैं वो 4 हैं। भुवनेश्वर, यूजीसी के 6 हैं, तो इसके भी 6 मत लगा दीजिएगा। देखिए, भुवनेश्वर, भोपाल, जयपुर, बंगलौर, जयपुर और बंगलौर। अभी बंगलौर में आपको एक और चीज़ मिली थी, नैक का मुख्यालय, ठीक है। इसके बाद न्यूपा, तो जो ये न्यूपा है, ये क्या है? नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्लानिंग एजेंसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एजेंसी। तो इसमें क्या है कि ये जो मेन एजेंसी, ये डिपेंड करती है अनुसंधान संबंधी कार्यक्रम, अनुसंधान और शिक्षा संबंधी कार्यक्रम,
संबंधी कार्यक्रम, और जो शिक्षा के विभिन्न स्तर हैं, शिक्षा के सभी स्तरों पर कार्य करती है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों के लिए है मेनली, अनुसंधान और शिक्षा संबंधी जितने भी कार्यक्रम हैं और शिक्षा के सभी स्तरों पे कार्य करती है न्यूपा। इसके बाद AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है, तकनीकी संस्थान, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो अब ये किस लिए काम करती होगी? तो सीधी सी बात है, जब टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ी है तो तकनीकी संस्थाओं में तकनीकी संस्था की गुणवत्ता से संबंधित होगी, गुणवत्ता सुधार करती होगी, उनमें मान्यता वगैरह देती होगी। ठीक है, इसलिए ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन बनाई गई है, AICTE। इसके बाद एक छोटी सी बात है, SEQI, अभी बहुत पुराना नहीं है, नीति आयोग के गठन के बाद ये आया था। नीति आयोग एक इंडेक्स जारी करती है, उसका नाम है SEQI। SEQI, तो S का मतलब स्कूल, E का मतलब एजुकेशन, Q का मतलब क्वालिटी, I का मतलब इंडेक्स। तो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स का नाम है। तो ये क्या करती होगी स्कूलों में? देखिए, हर स्कूल एजुकेशन की जो क्वालिटी का इंडेक्स बनाती है, कौन सा स्कूल बहुत अच्छा, किस राज्य का स्कूल बहुत, इससे क्या होता होगा, इससे सभी राज्यों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती होगी और भारत का एजुकेशन सिस्टम और बेहतर होगा। कुल मिला के गुणवत्ता सुधार पे आधारित एजेंसी है ये। एजेंसी का मतलब इंडेक्स है ये। इसे जारी कौन करता है? नीति आयोग। नीति आयोग इसको जारी करती है। ठीक, इसके बाद भारत का एजुकेशन सिस्टम मैंने आपको भी बता ही दिया कि 3रे नंबर पे है। अब जो चीज़ें आपको कुछ और बतानी है वो भी जान लीजिए। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय और उसका प्रशासन, इससे भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या होता है विश्वविद्यालय और प्रशासन। यहाँ जो प्रशासन मैं बता रहा हूँ, ये विश्वविद्यालय का आंतरिक प्रशासन बता रहा हूँ। देखिए, विश्वविद्यालय हमारे यहाँ कितने टाइप के हैं? केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और प्राइवेट। ये 4 प्रकार के हमारे यहाँ विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम से बनता है, संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित होते हैं। इनकी संख्या जो है इस समय वो 50 हो चुकी है। तो 50 के जो सबसे पास ऑप्शन होगा उसको टिक लगा दिए। 50 के 51 हो चुकी है, तो इसके पास जो सबसे पास ऑप्शन होगा उस पर आप अपना लगा लीजिएगा। राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना प्रांतीय अधिनियम के तहत होती है, प्रांत की जो सभा होती है उसके अधिनियम के तहत। डीम्ड यूनिवर्सिटी को UGC ये देख करके कि जो शिक्षा संस्थान प्राइवेट है या ऐसा है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, उसको मानद विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देती है। तो UGC से इसे मान्यता मिलती है। ठीक, और इसमें खासियत आ जाती है, ये अपना कोर्स भी खुद बना सकता है, ये अपना पढ़ाई जो है आपका सेशन या पढ़ाई का तरीका खुद बना सकता है, फीस खुद डिसाइड कर सकता है। मतलब इसके पास सारी छूट दे दी जाती है, ये सब कुछ अपने मन से कर सकता है, डिग्री उग्री सब अपने मन से प्रदान कर सकता है। ठीक, प्राइवेट विश्वविद्यालय, जो प्राइवेट संस्थान होते हैं उनको किसी न किसी सोसाइटी एक्ट या इन सब चीज़ों के ज़रिए और बाकी संस्था के ज़रिए, संस्था एक्ट के ज़रिए, इन सब के ज़रिए बनाया जाता है। इसको सब, इसके ऊपर बहुत से रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं राज्य और केंद्र के, कुल मिलाकर के इसको बहुत सी चीज़ों में उन्हीं को पालन करना पड़ता है। तो सबसे अधिक स्वतंत्र निकाय कौन हो जाता है? डीम्ड विश्वविद्यालय। ये अच्छा करती है तो UGC से मान्यता दे देती है और कोर्स, पढ़ाई, फीस वगैरह जितनी चीज़ें हैं ये खुद ही डिज़ाइन कर सकती है और करती भी है।
अब इसके बाद जो है विश्वविद्यालय का जो आंतरिक प्रशासन है, आंतरिक प्रशासन में जो चीज़ें होती हैं वो देख लीजिए। हाँ, एक और छोटी सी बात, सबसे अधिक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वो यूपी, और सबसे अधिक जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ वो भी यूपी। तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी की सबसे अधिक संख्या यूपी में है। इसके बाद विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, देखिए इसमें प्रशासन है सबसे पहले कुलपति। आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो कुलपति होते हैं एक तरह से राष्ट्रपति टाइप कुलपति। इसके बाद क्या आता है? उपकुलपति। विश्वविद्यालय प्रशासन की जो प्रमुख और वास्तविक शक्ति होती है, जैसे कि मान लीजिए ये हो गए राष्ट्रपति और ये हो गए प्रधानमंत्री। तो आपको पता है देश की जो वास्तविक शक्ति है, देखिए पद तो ये बड़ा है लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? इसके पास। तो उपकुलपति वास्तविक शक्ति धारक होता है, कुलपति उपकुलपति। तो वास्तविक पूछ देगा तो जैसे पीएम को समझते हैं वैसे उपकुलपति को समझ लीजिएगा, और जैसे राष्ट्रपति को समझते हैं वैसे कुलपति को। पद ये बड़ा है, कार्य क्षमता इसकी बड़ी है। ठीक। अब इसके बाद जो हमारे यहाँ जो प्रमुख बॉडीज़ होती हैं प्रशासन की वो देख लीजिए। एक होती है सीनेट, एक होती है सिंडिकेट, और एक होती है एकेडमिक काउंसिल। इसी को विद्या परिषद आप बोलते हैं। सीनेट जो होती है वो प्रबंध समिति है। कहने का मतलब है ये सारे प्रबंध करेगी। उस प्रबंध को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनती है सिंडिकेट, मतलब कार्यवहन जो करेगी, कार्य प्रणाली जो चलाएगी वो है सिंडिकेट। और जो आपके पाठ्यक्रम टीचर संबंधी जो भी क्या सिलेबस निर्धारण करना है या शिक्षा और अनुसंधान से संबंधी जो भी चीज़ें होंगी वो करती है कौन? एकेडमिक काउंसिल। शिक्षा अनुसंधान पढ़ाई और अध्यापन संबंधी जो भी निर्णय होंगी वो एकेडमिक काउंसिल, जैसे सिलेबस बनाना वगैरह वगैरह। सिंडिकेट प्रबंध समिति जो चीज़ें कह देगी, संस्तुति कर देगी, उसको ये पूरी तरह से लागू करवा करके कार्य कराएगी सिंडिकेट। तो ये तीन चीज़ें हैं, सीनेट, सिंडिकेट और एकेडमिक काउंसिल। सीनेट निर्धारित करती है, सिंडिकेट उस पर कार्य कराती है, और एकेडमिक काउंसिल शिक्षा और अनुसंधान टीचर कोर्स वगैरह संबंधित बाकी निर्णय लेती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपकी हो गई। अब जो एक चीज़ और है वो भी समझ लीजिए, NIRF रैंकिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे कभी कभी प्रश्न क्या हर बार ही आ जाते हैं। NIRF जो है आपका 2020 भी आ चुका है, आपको पता ही है, इसकी रैंकिंग जारी हो चुकी है। ये कब से आ रहा है? 2015 से स्टार्ट हुआ है। NIRF की रैंकिंग 2015 से स्टार्ट हुई थी। तो ये 2015 से स्टार्ट हुई है। इस बार की रैंकिंग की जो जो विशेषताएं हैं मैं उन्हें बता दे रहा हूँ, पिछले बार की रैंकिंग, और इसके बारे में आप बाकी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा। देखिए इस बार की रैंकिंग की विशेषताएं क्या क्या हैं। अभी तक जो रैंकिंग होती थी वो 9 श्रेणियों में होती थी। ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ की अलग, कॉलेज की अलग, मैनेजमेंट की अलग, मेडिकल की अलग, बहुत सी चीज़ें होती थी। लेकिन इस बार एक और श्रेणी जोड़ दी गई है, एक श्रेणी और वो श्रेणी कौन सी है? डेंटल। डेंटल को इस बार जोड़ दिया गया। तो कुल मिलाकर के इस बार 9 की जगह कितनी श्रेणियों में हुआ है? 10 श्रेणी में ये रैंकिंग जारी की गई है। अब इसमें क्या है, इसकी इस बार की रैंकिंग जो 3 रैंकिंग इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है ओवरऑल रैंकिंग। ओवरऑल रैंकिंग मतलब उसमें समग्र, मतलब सभी आते हैं। दूसरी रैंकिंग होती है विश्वविद्यालयों की, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉलेजों की रैंकिंग। तो मैं आपको टॉप 3 बता दे रहा हूँ इस बार का, आप पिछले बार से उसको मैच भी कर सकते हैं। ठीक, तो ओवरऑल रैंकिंग में पहला, इस बार ओवरऑल रैंकिंग में तीनों IITs के नाम हैं, ये ध्यान दीजिएगा, और लगभग IITs के नाम होते भी हैं। तो इसमें इस बार की जो ओवरऑल रैंकिंग है उसमें सबसे पहले IIT मद्रास, उसके बाद IIT बेंगलोर, और तीसरा IIT दिल्ली। तो ये 3 हैं। इस बार की जो ओवरऑल रैंकिंग उसमें पहली रैंक पे है IIT मद्रास, दूसरी रैंक पे है IIT बेंगलोर, और तीसरी रैंक पे IIT दिल्ली। विश्वविद्यालयों की रैंकिंग पिछले बार की तरह है, कुछ चेंज ज़्यादा नहीं हुई है।
IICS जो विज्ञान संस्थान है बेंगलोर का, वो टॉप पे है। इसके बाद आपका JNU है, इसके बाद आपका BHU है। ये टॉप 3 है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। IICS बेंगलोर, फिर JNU, फिर BHU। इसके बाद कॉलेजों की जो रैंकिंग आई है उसमें नंबर 1 पे फिर से मिरांडा हाउस ही है, मिरांडा हाउस। सेकंड पे लेडी श्री राम कॉलेज है, और नंबर 3 पे हिंदू कॉलेज है। और ये अच्छी बात है कि तीनों के तीनों दिल्ली के कॉलेज हैं। ये तीनों कहाँ स्थित हैं? दिल्ली में। पिछले बार श्री राम कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज नंबर 5 पे था। मिरांडा हाउस हर बार की तरह टॉप पे है, बेंगलोर ये भी टॉप पे है। यहाँ पे थोड़ी रैंकिंग फेरबदल हुई है। बाकी आप एक बार 19 की रैंकिंग भी देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए क्या होगी? इम्पॉर्टेंट होगी। तो ये जो रैंकिंग है ये वास्तव में कैसे जारी होती है, उसके कुछ मानक हैं। वो मानक मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, उसको भी समझ लीजिए। जो ये रैंकिंग होती है उसके जो मानक हैं, ये तो आपका हो गया, तो उसके मानकों को आप समझ लीजिएगा। कभी कभी UGC पूछ देती है किसके मानक हैं या फिर ये किससे प्रभावित होती है, तो वो 5-6 जो हैं उनको समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। देखिए इसके कुछ मानक हैं। पहला, ये रैंकिंग में क्या देखा जाता है? शिक्षा, शिक्षण संस्थान, ये चीज़ें देखी जाती हैं। संसाधन क्या है आपके पास। दूसरी बात, इसमें अनुसंधान और व्यावसायिक शिक्षा को देखा जाता है कि क्या गुणवत्ता है उनकी, अनुसंधान और व्यावसायिक शिक्षा। ठीक। तीसरा, स्नातक का रिजल्ट देखा जाता है, क्या आउटकम है आपका, स्नातक का परिणाम। इसके बाद जो आपकी अनुभूति है कि मतलब आप यहाँ पे क्या चीज़ अनुभूति करते हैं, मतलब किस टाइप से इस संस्थान को लेते हैं, क्या चीज़ें विद्यार्थी के चीज़ें हैं। और इसके अलावा इसमें अनुसंधान और शैक्षणिक शिक्षा का अभ्यास, मतलब क्या चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें। और जो 5वां है वो चीज़ होती है इसमें समावेशिता, कि समावेशिता का इसमें स्तर क्या है। तो ये 5-6 चीज़ें इसमें मेनली चेक की जाती हैं। यही इसके मापदंड टाइप की चीज़ें हैं। पहला, शिक्षा शिक्षण संस्थान हो गया, अनुसंधान व्यावसायिक शिक्षा का अभ्यास हो गया, स्नातक परिणाम हो गया, अनुभूति हो गया, और समावेशिता हो गई। या फिर आप समावेशिता की तरफ आउटरीच भी मान सकते हैं, आउटरीच। समावेशिता के साथ आप आउटरीच भी मान सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपकी NIRF के लिए हो गई। तो NIRF में इस बार क्या स्पेशल है? 9 की जगह 10 श्रेणी बना दी गई है, डेंटल को जोड़ लिया गया है। ये शिक्षा शिक्षण संस्थान इसके मानक में आते हैं, अनुसंधान व्यावसायिक शिक्षा अभ्यास, स्नातक परिणाम, अनुभूति, समावेशिता और आउटरीच। कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ ओवरऑल की रैंकिंग आपको बता दी, पिछली रैंकिंग आपने देख लीजिएगा। अब जो एक और छोटी सी बात है जो आपको उच्च शिक्षा के प्रश्नों को करने में मदद करेगी, वो भी बता दे रहे हैं। जो हमारी उच्च शिक्षा है वो 3 प्रमुख आधारों पे चलती है। पहुंच, सब तक पहुंचे, गुणवत्ता, और एक छोटी सी चीज समानता या निष्पक्षता। इसको दिमाग में रखिए। इन 3 चीज़ों, ये हमारी आधारभूत उद्देश्य हैं, इसको पूरा करना ही है, पहुंच, गुणवत्ता और समानता। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो पहुंच, गुणवत्ता और समानता पे आधारित है। लेकिन अब जो NEP 2020 राष्ट्रीय एजुकेशन जो पॉलिसी बनी है आपकी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि कस्तूरी रंजन कमेटी जो मई 19 में जिन्होंने इसकी रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पर तैयार की गई है। अब इसकी कुछ विशेषताएं समझ लीजिए। पहुंच, गुणवत्ता जो समानता थी उसमें 2 चीज़ें और ऐड की गई हैं, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं कि 3 तो आधारभूत थे ही, अब जो हैं 2 और इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, वहनीयता और जवाबदेही। वहनीयता मतलब वहन करने की क्षमता, और जवाबदेही, जवाबदेही बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि अगर आपके यहाँ गुणवत्ता नहीं है तो उसकी जवाबदेही आप पे बनती है।
तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, कस्तूरी रंजन कमेटी दी गई थी मई 2019 में। कस्तूरी रंजन हमारे यहाँ के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं अंतरिक्ष विज्ञान के। तो ये चीज़ें हैं। अब इसकी जो मेन थीम है, जो अगर एग्ज़ाम में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। आपको मैं पूरी शिक्षा व्यवस्था के, शिक्षा पॉलिसी के बारे में नहीं बताऊंगा। जो उच्च शिक्षा से संबंधित प्रमुख सुधार हैं या इनकी जो प्रमुख चीज़ें हैं उच्च शिक्षा संबंधित, उन पे ध्यान दीजिए। इसमें GER को, GER का मतलब होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात। इसको 50% तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कि यानी कि भारत का जो नामांकन अनुपात हो उसको हम कितना कर लें, 50% तक पहुंचा दें। जो कि अभी 2018 में ये कितना था, 26.3 था। इसी को बढ़ा करके हमको कितना पहुंचाने का लक्ष्य रख दिए हैं हम, अब 50% तक करने का लक्ष्य रख दिए हैं। अब ये जो शिक्षा पद्धति है आपका, इसमें हायर एजुकेशन की जगह पे देखिए, मैं आपको बाकी बेसिक, मिडिल और बाकी एजुकेशन के बारे में इसमें नहीं बता रहा हूँ, केवल हायर एजुकेशन। इसमें जैसे जो आपका कोर्स है, अगर कोई विद्यार्थी आपके हायर एजुकेशन का कोर्स छोड़ता है तो अगर जिस साल वो छोड़ता है उसके अकॉर्डिंग उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। अब वो रिवॉर्ड कैसे है, अगर 1 साल पे छोड़ दिया, मान लीजिए उससे छूट गया, तो सर्टिफिकेट, 2 साल पे छोड़ दिया तो डिप्लोमा, 3 साल पे छोड़ गया तो स्नातक की डिग्री, और 4 साल अगर उसने पूरा कर दिया तो अनुसंधान प्लस स्नातक पूरा हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। तो अगर कोई छोड़ रहा है, अगर इस शिक्षा पद्धति में क्या होगा, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, 1 साल पे सर्टिफिकेट, 2 साल पे छोड़ने पे डिप्लोमा, 3 साल पे छोड़ने पे स्नातक डिग्री, और 4 साल पे आपको मिल जाएगा शोध के साथ स्नातक। जो GER प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य है इसमें, वो 2035 का रखा गया है। 2035 तक हम GER कितना प्राप्त कर लेंगे, 50% का। अब इसके बाद किसमें एक ACB बनेगी। ACB कहने का मतलब, याद करने के लिए, ACB इसका शॉर्ट फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, बैंक ऑफ क्रेडिट। इसके निर्माण की भी बात हो गई है। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें ये होगा कि जो आपके क्रेडिट और मान है विद्यार्थियों के, वो डिजिटल रूप से सुरक्षित रखे जाएंगे। जैसे पैसा बैंक में रखते हैं वैसे डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए ये बनाई गई है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अगर फुल फॉर्म भी आ गया तो आप इसको बता सकेंगे। इस शिक्षा नीति के साथ MPhil कोर्स को समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है इस शिक्षा नीति के तहत। मतलब इसको समाप्त करने के बाद अब जो है इसमें एक हायर एजुकेशन कमीशन बनाने की बात हुई है, HECI। एक हायर एजुकेशन कमीशन बनाने की बात हुई है, HECI। HECI का मतलब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने की बात की गई है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये अब ये क्या है, उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ एक कमीशन होगा जिसमें केवल 2 चीज़ें इसमें बाहर होंगी, चिकित्सा और कानून। चिकित्सा और कानूनी शिक्षा जो है, 2 शिक्षाएं इसमें बाहर होंगी। बाकी जो हायर एजुकेशन के जितने सेक्टर हैं सबके देखरेख के लिए इसका निर्माण किया गया है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का। फुल फॉर्म आ गया तो आप बता सकेंगे। ये भी इस NEP 2020 के तहत है। इसमें हायर एजुकेशन रेगुलेटिंग काउंसिल बनाई गई है। हायर एजुकेशन नेशनल हो गया, N का मतलब हो गया नेशनल, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी या काउंसिल। देखिए ये जो बनाई गई है हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल बनाई गई, इसमें ये क्या करेगी, ये जो बाकी चीज़ें हैं इसके कार्य प्रणाली के लिए बनाई गई हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई। तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें नहीं। अब इसमें एक और चीज़ बताई गई है कि जो आपके महाविद्यालय किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं तो 15 साल की निगरानी करके उन्हें समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, 15 साल तक उनको क्या किया जाएगा, 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी संबद्धता। इसके बाद उसका क्या होगा, क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए बाकी नियम लागू होंगे। और भी बहुत सी चीज़ें, लेकिन आप इतनी ही चीज़ें जानिए, बाकी चीज़ें अपनी किताबों से पढ़ करके देखिएगा।
तो आज की क्लास में बस आपकी इतनी ही सी चीज़ें होंगी।